सभी साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों एसएससी जीडी के लिए हमने जीएस के लिए 2020 सीरीज जो है स्टार्ट कर दी है और हम उम्मीद करेंगे कि यदि आप लोगों ने ये 2020 सीरीज हमारी अटेंड करते रहे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जीएस का एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े कैसे भी। सिर्फ यहाँ पर हम क्वेश्चन वही सेट कर रहे हैं जो एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग हमारे साथ जो है लास्ट तक बने रहिएगा। जब तक ये 2020 सीरीज आप फिनिश कर दें तब तक आप लोग सारे के सारे आपको वीडियो देखने हैं और फिर वीडियो देखने वीडियो को शेयर भी करने हैं, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाने हैं। ठीक है ना, और जो भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐसे पता ही नहीं चलेगा वीडियो हमारा कब आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो देखते हैं पहला प्रश्न कितने लोग ये सही बताते हैं। ठीक है ना, पहला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किस द्वीप का अंग था? देखिए, जो 7 महाद्वीप हम लोग पढ़ते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, इनकी चर्चा वेदों में भी की गई है। तो वेदों में भी इनके जो है 7 नाम देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो नाम देखने को हमें मिलता है वो क्रॉच द्वीप देखने को मिलता है। क्रॉच द्वीप, उत्तरी अमेरिका का नाम क्या देखने को मिलता है? क्रॉच द्वीप। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन सीरीज हम चलाएं तो कॉपी पेन आप लोग जरूर लेके बैठिएगा, जिससे कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलती है तो तुरंत आप नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका का जो वेदों में नाम मिलता है वो मिलता है प्लच द्वीप। ठीक है ना, और अफ्रीका महाद्वीप का वेदों में नाम मिलता है पुष्कर द्वीप। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो सालमनी द्वीप। ठीक है, और एशिया महाद्वीप की तो बात हो ही गई है, जम्बू द्वीप कहते हैं एशिया महाद्वीप को वेदों में, यानी कि प्राचीन इतिहास में। और यूरोप महाद्वीप की अगर बात की जाए, यूरोप महाद्वीप को कहते हैं शॉल्क द्वीप। ठीक है ना, क्या कहते हैं? शॉक द्वीप कहते हैं। ठीक है, और फिलीपींस और न्यूजीलैंड को मिला दिया जाए तो ये भी एक तरीके से कुश द्वीप के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना, तो पूछा है कुश द्वीप के अंतर्गत कौन से 2 द्वीप आते हैं, तो न्यूजीलैंड और फिलीपींस आते हैं। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जम्बू द्वीप, क्योंकि भारत किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। तो एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्राचीन इतिहास में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है एशिया महाद्वीप को। क्लियर हो गया सभी लोगों के लिए प्रश्न ये? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हम समझाने में सफल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? पहला विकल्प है उर्दू, दूसरा विकल्प है ग्रीक, तीसरा विकल्प है फारसी और चौथा विकल्प है अरबी। देखिए, भारत की अगर नाम की हम बात करें तो भारत के नामों को 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक कैटेगरी आपकी है औपचारिक नाम, ठीक है, यानी ऑफिशियल नेम, और दूसरी जो कैटेगरी है वो अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल नेम। अगर हम औपचारिक नाम की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में 2 ऑफिशियल नाम की बात की गई है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है ना, अगर मान लो हिंदी में बात करें, भारत को पुकारना चाहे तो भारत के नाम से पुकारेंगे, जो दुष्यंत के पुत्र जो भरत के नाम से पढ़ा। ठीक है ना, और जो इंडिया शब्द है वो हिंद यूनानियों के नाम से पढ़ा है, इंडिया शब्द। तो हिंद यूनानी से आपका आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, और अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल नाम की अगर बात करें तो जैसे कि जम्बू द्वीप ही हो गया, तो भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी पुकारते हैं, मत्स्य पुराण में इसका जो है विवरण मिलता है हमें। इसके बाद भारतवर्ष के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम से जो है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग जो है आर्यावर्त के नाम से भारत को पुकारते हैं, क्योंकि इसका आर्या भारत को सबसे पहले किसने आर्यावर्त के नाम से पुकारा? आर्य लोगों ने पुकारा। नाभी बर्फ जो है ऋषभ देव के जो पुत्र थे उनके नाम से नाभी बर्फ पड़ा ये भारत का नाम। ठीक है ना, इसके बाद देखा जाए तो हिंदुस्तान, अरबी जो लोग आए वो भारत को हिंदुस्तान के नाम से इन्होंने पुकारा। तो ये सब अनौपचारिक नाम है, औपचारिक नाम नहीं है। औपचारिक नाम सिर्फ 2 ही हैं,
औपचारिक नाम सिर्फ दो ही हैं, भारत अर्थात इंडिया, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बात कही गई है। अब इंडिया शब्द का प्रयोग यहाँ पर पूछा गया है किसने की थी, किसने किया था, तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक लोगों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। थोड़ी पढ़ाने की स्पीड फास्ट है, लेकिन आप लोग समझदार हैं। यूट्यूब में जाकर के सेटिंग में जाकर के आप जो है स्पीड को स्लो कर सकते हैं, या फास्ट सुनना चाहते हो फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अगले सवाल आपके स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 3। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? दक्षिणी सीमा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो दक्षिणी सीमा यानी कि अक्षांश में दक्षिणी सीमा ये वाला पॉइंट कौन सा है? तो ये वाला जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर पूछी जाती उत्तरी अक्षांश सीमा तो हो जाती 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है ना। ये उत्तरी गोलार्ध में, समझ रहे हो। और अगर देशांतीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और ये 97 डिग्री जो है 25 मिनट तक है, ठीक है। समझ में आ गया। और भारत की अगर हम बात करें, थोड़ा इसमें और चीज़ें समझते हैं डिटेल से। तो ये भारत का मैप है। तो भारत अगर हम जो है पूर्व से पश्चिम तक की बात करें लंबाई की तो 29-33 किलोमीटर है, 29-33 किलोमीटर, ठीक है ना। और उत्तर से दक्षिण तक की अगर बात करें हम जो है तो 32-14 किलोमीटर हो जाएगा, 32-14, ठीक है ना। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबथू है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गौर माता या गोहार माता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, और जो दक्षिणी बिंदु है भारत का सबसे वो है इंदिरा पॉइंट या पारासर बिंदु या पिग्मेलियन बिंदु, ठीक है। ये हो गया। चलिए और भी चीज़ें हैं, साथ साथ में बताते चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के सहारे से। नेक्स्ट जो प्रश्न है बढ़िया प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। भारतीय मानक समय आधारित है। तो जो भारतीय मानक समय है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड है? देखिए जो भारतीय मानक समय है तो ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर प्रयागराज के पास एक जगह पड़ती है नैनी, तो वहाँ से लिया गया है। और ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर मिल चुका होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ग्लोब के आधार। देखो समझो बेटा, अगर ये पूछा जाता है कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, तो उत्तरी पूर्वी स्थिति है ग्लोब में। अब यहीं पर और थोड़ा डिटेल से पूछ सकता है कि देशांतर के आधार पर भारत जो है किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। और अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। और ग्लोब में ओवरऑल देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है, या अच्छा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऐसे बोल सकते हैं ओवरऑल पूछा जाए तो, ठीक है ना। और जो है तो मानक समय रेखा की यहाँ पर बात की जाए तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, एकदम बीचों बीच से। 5 राज्यों से ये रेखा स्पर्श करती है। इसकी ट्रिक है यू मौका, या आप लोग याद रख सकते हैं यूपी MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। यूपी MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूपी MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से बेटा? 5 राज्यों से, ध्यान रखिएगा। सही है। प्रश्न नंबर 4 हो गया है बेटा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। प्रश्न नंबर 5 का आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस पर जो है। तो इलाहाबाद के समीप नैनी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। किसी कोई दिक्कत? चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतर है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बेटा। तो 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है बेटा? 5.5 घंटे का अंतर है। अब बताइए इसे क्या डिटेल से हम लोग समझा दें। देखो आप लोगों को अच्छे से पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब अगर 24 घंटे में 360 पृथ्वी घूमती है तो 1 घंटा में पृथ्वी घूमेगी बेटा 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में 15 डिग्री, सही है ना। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य जो मिनटों का अंतर आएगा, क्योंकि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री है और यह है 82.5 डिग्री, तो 330 मिनट लगभग आ जाएंगे। 330 मिनट, तो 330 मिनट में कितने घंटे बन जाएंगे? 60 का भाग लगा दो, 5 घंटा 30 मिनट बन जाएगा। ठीक है। और ग्रीनविच रेखा से पूर्व जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम जाने पर समय घटता है, ये आप लोग है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड हो जाएगा 5.5 घंटे आगे हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हो गया क्या? हाँ 6 हो गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है मेरे भाई? प्रश्न नंबर 7 है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। यानी कि भूमध्य रेखा से जो भारत का अंतिम बिंदु है वो कितनी दूर है ये बताना है। तो यहाँ से जो 8 डिग्री 4 मिनट है और ये जो डिस्टेंस है ये कितने किलोमीटर की है? तो ये है 876 किलोमीटर का रट्टा मान लीजिएगा आप इस पर जो है 876 किलोमीटर की। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर होगा, 876 किलोमीटर। सभी लोगों क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 हो चुका है और प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की लंबाई बात की जा रही है। ठीक है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना, स्थलीय सीमा की लंबाई। और तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। ठीक है। और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 7516.5 किलोमीटर है, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। और जो ओवरऑल जो लंबाई है कुल सीमा की लंबाई भारत की है वो है 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इस प्रश्न से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7516.6 किलोमीटर। यहाँ पर बात की जा रही है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, द्वीपों सहित बात की जा रही है। अगर द्वीप शब्द ना लगता जो है और केवल तुमसे ये पूछा जाता कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर हो जाता। ठीक है ना, 6100 किलोमीटर। और तट रेखा, भारतीय तट रेखा पर कितने राज्य लगते हैं? तो 9 राज्य स्थित हैं भारतीय तट रेखा पर। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं तटीय सीमा पर स्थित है भारत की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। बात की जा रही है यहाँ पर भारत के जो उत्तर से दक्षिण तक की बात है ना, उत्तर से दक्षिण तक की बात की जा रही है, ये वाली बात की जा रही है। तो ये है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर। ठीक है, सभी लोग क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है।
अब यहाँ पर तटरेखा की बात की जा रही है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा 61 किलोमीटर। सभी लोग क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। भारत का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर सही है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये पूरे विश्व का 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ठीक है ना। तो पहला विकल्प है 10.7% और दूसरा विकल्प है 18.6% और तीसरा जो विकल्प है 27.7% और चौथा जो विकल्प है वो 43% है। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो कौन सा है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा बेटा कौन सा इसका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 10.7%। ठीक है ना, सभी लोग क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं और प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10.7%, दूसरा विकल्प है 18.6% और तीसरा विकल्प है 29.3%, चौथा विकल्प है 43%। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ यहाँ पर बात की जा रही है, पर्वत और पहाड़ियों की बात की जा रही है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा 29.3%। ठीक है, भारत के संपूर्ण भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ कितने परसेंट हैं? तो 29.3% है। सभी को क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 16 चलते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 16। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है 27.7%। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा 27.7%। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 भी बढ़िया प्रश्न है। और संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान का जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है 43%। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 4th सही हो जाएगा 43%। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा बेटा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12 मील तक। ठीक है ना, प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 मील तक है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत का संलग्न क्षेत्र यानी प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर होगा 24 मील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये है 200 मील तक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेगा अंत तक। जो है जितनी भी 2020 हम सीरीज जीएस में लेके आए सारी 2020 सीरीज आप लोग देखेगा।
बहुत ही इम्तिहान पे देखेगा, कई बार उसको रिपीट करके देखेगा, जिससे आपके दिमाग पे ये क्वेश्चन छा जाए और वहाँ पर एग्जाम हॉल में जैसे ही आप इन क्वेश्चन को देखें और सीधा आप जो है आंसर क्लिक कर दें। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का वीडियो वॉच करने के लिए। तो जो भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोग लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल रही रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।